तो आप स्कूल में जब जाती थी तो आपको कोई लिमिटेशन ऐसा नहीं लगता था कि मुझे लगता है मेरे स्कूल में आई थिंक मैं ही दिव्यांग बच्चे थी और एक और भैया थे, उसके अलावा सारे नॉन डिजेबल बच्चे ही थे। हाँ, एंड मेरी मम्मी ने मुझे लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, सब कुछ पैर से करवाया। ऐसा कोई काम नहीं बचा है जो मैं ना कर पाती हूँ। नेगेटिव लोगों से मैं बात नहीं करती, दूर रहती हूँ, मेरा बहुत क्लियर है। मेरे से नेगेटिविटी टॉलरेट नहीं होती है। बहुत बढ़िया बात कर ली। मतलब कि नेगेटिव लोगों को आप अपने पास आने ही नहीं देते। नहीं, क्यों, देखिए वी डोंट हैव टाइम करने का, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, समय कम है, सिर्फ 24 ही घंटे दिए हैं दिन भर के। उसमें से 4-5 घंटे सोने में चले जाते हैं। बच्चे हुए टाइम जब हम जाग रहे हैं उसमें हम यूटिलाइज करेंगे अच्छी चीज़ों पे, ना खराब चीज़ों पे क्यों करेंगे। सरिता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय माता जी। जय माता दी। आप आज विश्व उमिया धाम में आई है। शिव और शक्ति का ये धाम है और इस धाम में जब आप आई हो तो मुझे लगता है कि शक्ति के स्वरूप में आप यहाँ पर आई हो। मैं कल आया था बोशिया नेशनल टूर्नामेंट का जो आयोजन था उसमें, तो वहाँ आपसे मेरी जो मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि आप में जो शक्ति है वो शक्ति पूरी दुनिया को समझ में भी आनी चाहिए, दिखनी भी चाहिए। तो उसी हिसाब से मैंने बोला था कि आप माता जी के दर्शन के लिए आइए, क्योंकि यहाँ पर भी दुनिया का सबसे बड़ा टॉलेस्ट टेम्पल बन रहा है शिव और शक्ति का। ये सनातन धर्म के प्रतीक के रूप में बना जा रहा है। तो ऐसा जब एक सनातन शक्ति का एक बड़ा वर्ल्ड का टॉलेस्ट टेम्पल बन रहा है तो उसी में आपके आने से मुझे लगता है कि यहाँ भी शक्ति है और अब माता जी ने आपको जो शक्ति दी है वो शक्ति से आपने आपकी ज़िंदगी में जो पाया है वो मेरे सभी जो भी सनातनी भाई और बहन हैं वो सभी सुने, क्योंकि आप में वो एक ताकत है, आप में एक कॉन्फिडेंस है, आप में एक इनर साइड में जो एक शक्ति है वो शक्ति से आपने काफ़ी कुछ पाया है। जो मैंने आपके साथ थोड़ा कन्वर्सेशन किया तो मुझे लगा कि आपने ऐसी कोई बात नहीं छोड़ी जो आपने चाही हो और आपने न उसको अचीव की हो। जी। तो मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से आपका जो एक अलग प्रकार का एक जो कॉन्फिडेंस जो रहा है उसे आपने काफ़ी कुछ अचीव किया है। तो मैं आज से सभी मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं उनको मैं बताता हूँ कि आज हम एक ऐसी व्यक्ति से मिल रहे हैं कि जो हमारे सबके लिए प्रेरणा के स्रोत समान है। हर किसी व्यक्ति से कुछ ना कुछ मिलता है। समझ लो कि हमारे पास तो सब कुछ है, मतलब कि हमारे पास अपने शरीर में सभी ऑर्गन्स कुदरत ने हमें पूरे के पूरे दिए हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के लिए कुछ ज़िंदगी में ऐसा भी होता है कि कोई एक्सीडेंट की वजह से, कोई बाय बर्थ की वजह से किसी न किसी उनका एक लिमिटेशंस होता है। लेकिन वो लिमिटेशंस नहीं होता, वो एक अलग प्रकार का चैलेंज होता है और चैलेंज को कैसे अपनी ज़िंदगी में उसको संघर्ष करके एक सफलता के शिखर पर पहुंचा जा सकता है, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल सरिता जी हैं। तो मैं उनसे सवाल करता हूं कि सरिता जी, आपकी लाइफ में वैसे आप जो छोटी थी तब क्या हुआ, उसके बाद आपने एजुकेशन कैसे पास की और इसके बाद आपने जो अलग अलग मुकाम पर आप जो पहुंची है तो वहाँ कैसे पहुंची है, ये मेरा जानना है। तो आपका सरिता जी, ये शुरू से आपकी मतलब जो आपके जो एक्सीडेंट हुआ वो कैसे हुआ था? मैं जब 4 साल की थी, रक्षाबंधन का दिन था, 10 अगस्त 1995। जैसा तो इलेक्ट्रिक शॉक लगा था मुझे 11,000 वोल्टेज से। मामा का घर था एंड पहले उस वायर में करंट नहीं आता था एंड ऑल ऑफ सडन उस पर्टिकुलर ईयर में उसमें करंट पास कर दिया गया था। मामा ने कंप्लेन भी की थी तार हटाने के लिए, वो हटाया भी नहीं गया था। एंड मम्मी गई हुई थी मामा के यहाँ राखी बांधने के लिए, तो इट वॉज जस्ट लाइक दैट, खींच लिया था। फिर मामी ने पट्टे से धक्का मारा तो छोड़ तो दिया था, बट इट वॉज लाइक अ सीरियस। दोनों हाथ बहुत सीरियस थे, पैर सीरियस था, सर पे भी इंजरी थी काफ़ी। पूरा मतलब जितनी भी बॉडी हीट थी वो सर से निकली थी। तो देयर इज़ लाइक अ 3 सर्जरी फॉर द हेड एज वेल इन चाइल्डहुड। तो मेरा बचपन ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही गया है, ये ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट। एंड आई रियली अप्रिशिएट माई मदर एंड फादर। पापा आर्मी में थे मेरे, और क्योंकि वो आर्मी में थे शायद इसलिए मैं बच भी गई, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल लेने को भी तैयार नहीं थे। दे आर जस्ट लाइक कि बचेगी नहीं, आप घर ले जाओ। तो वैसा वाला कॉन्सेप्ट था उनका। देन हैट्स ऑफ टू आर्मी के सर्जन्स, मिस्टर श्रीधर अंकल एंड अदर डॉक्टर्स, आई अप्रिशिएट, उन्होंने बचा लिया। 1 साल तक मेरा एम्पुटेशन चलता रहा। इट वाज नॉट जस्ट लाइक कि एक ही बार में काट के हटा दिया हो। दे आर ट्राइंग कि ठीक है इतना बच जाए, इतना बच जाए। हर 2 महीने में थोड़ा थोड़ा लिम्स काटा जाता था। आई वॉज लाइक 15 महीने 2 साल हॉस्पिटल में ही थी, एम्पुटेशन चलता रहा मेरा। फिर हेड सर्जरी चलती रही लखनऊ जाके। एंड इन सारे प्रोसीजर में मेरे मतलब 3 भाई बहन और हैं, तो उनको मम्मी ने कहीं रखा, भाई को साथ में हॉस्पिटल में रखा। दे स्ट्रगल अ लॉट इन माई चाइल्डहुड।
एंड क्योंकि परिवार ब्राह्मण फैमिली से था, रिलीजियस थे, उनकी एक अपनी आस्था थी। मतलब मैंने कभी अपने माँ बाप के मुंह से ये नहीं सुना कि भगवान ने कुछ बुरा कर दिया या हमारे साथ ये क्या कर दिया। तो वो आदत शायद मेरे अंदर भी, इसलिए मैं कभी भगवान को कुछ नेगेटिव होता तो मैं कभी नहीं बोलती। वो मेरे को लगता है कि मेरी गलती है, मैं इंसान हूँ, मेरी गलती है, भगवान गलत नहीं करता। तो मतलब इतना भगवान के प्रति आपका इतना पॉजिटिव एक ट्रेंड रहा है। हाँ, क्योंकि फैमिली से आता है। हाँ। हम अपने माँ बाप से जो सीखते हैं उन्हीं से सीखते हैं। माई मदर एंड फादर इज वेरी पॉजिटिव। मतलब मैंने कभी उनके ये भी नहीं सुना। होता क्या है कि बच्चे को अगर ममाने में कुछ हो जाए ससुराल में, तो लिटरली ससुराल जाना बंद करवा देते हैं लड़के, ये फैक्ट है। बट मेरे पापा के मुंह से मैंने आज तक नहीं सुना, मम्मी को कुछ नहीं बोला उन्होंने, मामा लोग को कुछ नहीं बोला। अभी भी पापा उसी इंटेंसिटी के साथ जाते हैं, मुझे भी ले जाते हैं, हम लोग मस्त घूमते हैं ममाना। उस घर में भी जाते हैं। अभी भी उस छत में मेरे पैर के प्रिंट हैं जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। इतना हाई वोल्टेज का था। 11,000, मतलब 4 साल के बच्चे को 11,000 लगना, इट्स लाइक एक्सट्रीम। तो लास्ट था, ऐसा है। हाँ। और 2 मिनट तक मैं तार में थी। इंसान थोड़ा सेकंड्स में खत्म हो जाता है। तो आपका ये सर्जरी का जो मैटर रहा वो कितने टाइम रहा? प्रॉपर सारी सर्जरी खत्म होते होते 3 साल लग गया था, और अलग अलग जगह पे हुई है। कानपुर एयरफोर्स हॉस्पिटल में आर्मी का जो था, वहाँ पे मेरा एम्पुटेशन हुआ है। फिर लखनऊ जाके मेरी सर की सर्जरी हुई है। फिर दे आर ट्राइंग कि मेरा पैर सीधा हो जाए। पूरा बर्न था, ये उल्टा हो गया था, ऐसे पलट गया था। फिर पूना ले जाके इसको पापा ने ठीक करवाया, मम्मी पापा ने। फिर प्रोस्थेसिस लगवाया था बचपन में मेरा, आर्टिफिशियल लेग वगैरह। तो उससे फिर मैं चलना शुरू की थी, स्कूलिंग कंप्लीट की। मैंने अपनी पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से की है। मम्मी पापा के बहुत सारे संघर्ष और बहुत सारे रिजेक्शन के बाद। तो आप स्कूल में जब जाती थी तो आपको कोई लिमिटेशन जैसा नहीं लगता था कि ये नहीं। मेरे साथ क्या हो गया? मुझे लगता है मेरे स्कूल में आई थिंक मैं ही दिव्यांग बच्चे थी और एक और भैया थे, उसके अलावा सारे नॉन डिजेबल बच्चे ही थे। एंड बिकॉज हमारी लोकोमोटर डिसेबिलिटी थी, मेंटल ठीक था, तो केवी एक्सेप्ट कर लेता था। स्टार्टिंग में नहीं कर रहा था, उनको समझ में नहीं आया था शायद। बट पुलगांव पापा जब ट्रांसफर होके गए थे, एशिया का सबसे बड़ा ऑर्डिनेंस डिपो वहीं पे है। तो हम लोग आर्मी बैकग्राउंड से, पापा आर्मी में थे, तो हम लोग हर 3 साल में ट्रांसफर होके यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। तो ले लिया फिर पुलगांव में एडमिशन। कानपुर में नहीं लिया था, मना कर दिया गया था। बोला गया था सीधे कि आपकी बच्ची दिव्यांग, इसको आशा स्कूल में डालो, हमारे यहाँ नहीं कर पाएगी वो। बट मम्मी का सीधा था कि नहीं, बाकी भाई बहन के साथ केवी में ही जाएगी। मेरी बच्ची का दिमाग ठीक है, सिर्फ शरीर से प्रॉब्लम है, बट वो मैनेज कर लेगी। एंड मेरी मम्मी ने मुझे लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, सब कुछ पैर से करवाया। ऐसा कोई काम नहीं बचा है जो मैं ना कर पाती हूँ। आई स्टे अलोन इन द गवर्नमेंट क्वार्टर्स, अकेले रहती हूँ मैं। एंड ऑफिस भी, मतलब टचवुड मेरी लाइफ में मुझे अच्छी चीज़ें बहुत मिली है। परिवार बहुत अच्छा मिला, स्कूल बहुत अच्छा मिला, कॉलेज बहुत अच्छा मिला, ऑफिस बहुत अच्छा मिला, सराउंडिंग बहुत अच्छी मिली, लोग बहुत अच्छे मिले। नेगेटिव लोगों से मैं बात नहीं करती, दूर रहती हूँ। मेरा बहुत क्लियर है, मेरे से नेगेटिविटी टॉलरेट नहीं होती है। ये बहुत बढ़िया बात कर ली। मतलब कि नेगेटिव लोगों को आप अपने पास आने ही नहीं देते। नहीं, क्यों? देखिए, वी डोंट हैव टाइम करने का, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, समय कम है। सिर्फ 24 ही घंटे दिए हैं दिन भर के। उसमें से 4-5 घंटे सोने में चले जाते हैं। बचे हुए टाइम जब हम जाग रहे हैं, उसमें हम यूटिलाइज करेंगे अच्छी चीज़ों पे, ना खराब चीज़ों पे क्यों करेंगे? तो मतलब ये तो बहुत बढ़िया बात कर ली आपने। अच्छा, आपने एजुकेशन जो किया, हाँ। तो वहाँ एजुकेशन में आपको कभी दिक्कत जैसा नहीं फील हुआ? नहीं, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में थी, मेरी मम्मी का विजन बहुत क्लियर था। स्टार्टिंग में पापा भी थोड़ा गुस्सा करते थे कि तुम क्यों उसको परेशान कर रही हो, रुला रही हो, उससे काम करवाती हो, पैर से सामान उठवाती हो, मशीन चलवाती हो, पैर से कैंची मांगती हो। यू वॉन्ट बिलीव, मेरी मम्मी ने मुझसे सुई पे धागा डलवाया, मैंने करके दिया है। मेरे अच्छा। बचपन में वो मशीन में कुछ कुछ मेरे लिए सिलती थी, उन्होंने सिलाई सीखी सिर्फ मेरे कपड़े ऑल्टरेट करने के लिए। मतलब आप ये सोच लो कि मैं ऐसी हूँ, मेरी मम्मी कैसी होंगी। शी इज एक्सट्रीम लेवल वुमन। मतलब मैंने अपनी मम्मी जैसी महिला नहीं देखी। इमोशनली स्टेबल, क्योंकि आर्मी वाली की बीवी थी, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मेरे पापा को हमारे 12th तक यही नहीं पता था कि हम लोग कौन सी क्लास में हैं, घर पे ग्रोसरी क्या आ रही है, सिलेंडर का पता, कुछ नहीं पापा को पता रहता था। पापा प्रॉपर जॉब करते थे और मम्मी पूरा संभालती थी। इवन हमारा ट्रैवल, लेके जाना लाना मम्मी अकेले कर लेती थी। शी इज़ अ अमेजिंग वुमन। मतलब कि मम्मा का पूरा सपोर्ट आपको बहुत मिला। रहा है। फिर मैं जब हॉस्पिटल में थी, स्टार्टिंग इनिशियल डेज में, जब 4 साल के बाद करंट लग गया, एम्पुटेशन हो गया 1 साल बाद, 5 साल से उन्होंने मुझे कलर देना शुरू किया। मुझे कलर बहुत पसंद थे बचपन से, तो मैं उसी से लिखना पढ़ना सीखी थी। मेरा भाई भी मेरी लगभग से 2 साल छोटा था, तो उसकी भी लिखने पढ़ने वाली उम्र थी, मेरी भी थी। तो हम लोग के बीच में कॉम्पिटिशन रहता था। फिर मैं उसको हॉस्पिटल में क्या बोलती थी, जैसे रक्षाबंधन भी आया, हॉस्पिटल में थे, तो मम्मी ने बोला कि इसको राखी बांध दे पैर से।
तो मैंने बोला, पहले ये मुझे राखी बांधेगा तब मैं इसको राखी बांधूंगी। मैं अपने भाई से राखी बंधवाती थी। अभी उसकी शादी हो गई, उसने ये वाला किस्सा अपनी बीवी को बताया और उसकी बीवी अब मुझे राखी बांधती है। हाँ, तो बढ़िया है वो सिलसिला चालू ही रहा। बिल्कुल। अच्छा, आपके जो कॉलेज आपने किया तो उसमें आपका कौन सा नंबर रहता था उसमें? देखिए, स्कूल से आदत रही थी, नो मेरिट नो दिव्यांग कोटा, क्योंकि मैं अपना खुद से पेपर लिखती थी। एग्जाम मैंने सारे अपने पैर से ही दिए हैं, मैंने अपने बोर्ड एग्जाम भी खुद ही दिए हैं। बस एक जो रूल आया था कि आप अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी तो आपको टाइम एक्स्ट्रा मिलने का रहता है, तो हमने बोर्ड से अप्रूवल ली, उसका प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगा था क्योंकि हमारे लिए नया नया था। बट हुआ, आधा घंटा एक्स्ट्रा मिला, पेपर खत्म हो जाता था। और मेरी क्या आदत थी कि मेरा जितना करने का मन होता था मैं उतना ही करती थी, मुझे कोई फर्स्ट नहीं आना, मुझे कोई पीछे नहीं रहना। एक कॉन्सेप्ट बना रखा था, 50 से ऊपर 60 के नीचे इतने ही परसेंटेज रहेंगे मेरे। अब आई वाज वेरी क्लियर इन माय चाइल्डहुड। 50 से ऊपर 60 से नीचे। अच्छा। नीचे का बॉटम क्यों रखा आपने? क्यों फालतू में टॉप करना है और हाईलाइट करना है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। एंड उस टाइम पे करने को मतलब बहुत कुछ था। मेरा वो इनिशियल डेज था, पेंटिंग का, आर्ट की तरफ था। नेशनल्स दे रही थी मैं, स्टेट कंपटीशन दे अच्छा, रही आप आर्ट भी कर रही है? आई एम एन आर्टिस्ट। हाँ। आई गॉट 4 नेशनल, 4 राष्ट्रपति पुरस्कार और 1 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। पेंटिंग में है मेरा, स्पोर्ट्स में मेरा है 3 नेशनल, 1 फेडरेशन कप, कंटिन्यू सिल्वर, इंटरनेशनल डबल ब्रॉन्ज, वो इंडिया के पहले मेडल है। स्पोर्ट्स मैंने 2 साल पहले शुरू किया है। बेसिकली आई एम एन आर्टिस्ट। तो मतलब कि आपकी लाइफ ने आपने एवरी टाइम जीतना ही सीखा है, हारना कभी सीखा ही नहीं? मम्मी ने नहीं सिखाया। देखिए, होता क्या है ना कि लोग हार कैसे मानते हैं कि उन्होंने 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, चौथी बार में फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते कि नहीं हो रहा मेरे से। बट मेरी मम्मी का क्या है कि तुम 10 बार करो, तुम 15 बार करो, तुम 20 बार करो, रुको मत, करती रहो जब तक होगा नहीं। तो वो ब्लड में आ गया है कि करना है। तो मतलब ये पावर आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि मुझे करना है, करना अचीव है। होना मतलब है मेरा और सिंपल सक्सेस सा है होना कि है। पहले मेरा विजन क्लियर है कि मुझे क्या करना है, फिर मैं उसमें आंक लेते हुए हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अगर नहीं हो पाएगा उसके सॉल्यूशंस क्या है। सॉल्यूशन अपने पास ही होते हैं हर चीज के। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन के साथ आएगी, 100% है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। ये बहुत बढ़िया बात बताई आपने कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज द सॉल्यूशन। यस, जैसे हर सवाल का जवाब होता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। सॉल्यूशन होता है। तो आपने स्पोर्ट्स में जो इतना बड़ा जो अचीवमेंट किया, जो बोसिया जो नेशनल चैंपियनशिप जीती थी, उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया है जी। हर जगह पर आप जनरली फर्स्ट ही रहती है? हाँ, क्योंकि मम्मी पापा ने केवी में पढ़ाया, स्पेशल स्कूल में पढ़ाया नहीं। नॉर्मल बच्चों के साथ रह के स्कूल कैसे होता है आप भी जानते हैं, मारपीट भी होगी, झगड़ा भी होगा, सब कुछ होगा। फिर एजुकेशन सेम लेवल का रहा, ऑर्डिनरी। उसके बाद यूनिवर्सिटी, केंद्रीय मतलब ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स। अच्छा, फाइन आर्ट्स। तो मैं ट्रेडिशनल आर्टिस्ट, मैंने सब्जेक्ट ट्रेडिशनल लेते हैं, इंडियन ट्रेडिशनल, बिकॉज हमको अपने भारत से बड़ा प्यार है, हम अपनी चीज़ों को बढ़ावा देंगे। मधुबनी, वर्ली, इंडियन कल्चर, इंडियन पेंटिंग्स, हम यही सब करते हैं। अच्छा, आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे आईएएस बनना है? नहीं, क्योंकि वो बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। नहीं, आपने जब ग्रेजुएशन कर लिया हाँ, तो उसके बाद भी मम्मी पापा ने कभी आपको याद करवाया था नहीं, कि क्योंकि ग्रेजुएशन चलते चलते ही जॉब लग गई थी सरकारी एलिम्को में। आई एम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एलिम्को। ओके। क्योंकि मैं सवाल इसलिए करता हूँ कि जनरली एक ट्रेंड बना है पूरे इंडिया में कि ग्रेजुएशन इज कंपल्सन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द यूपीएससी, राइट? तो मतलब कि एक उसका एक जो क्वालिफिकेशन लेवल है वो ग्रेजुएशन है। तो मुझे भी एक सवाल हुआ कि अगर मान लो कि मेडिकल में एडमिशन लेना है तो आप आफ्टर 12th ले सकते हैं मेडिकल में। अच्छा, आपको मान लो कि इंजीनियर बनना है तो भी आप आफ्टर 12th एडमिशन ले सकते हैं। तो मुझे आईएएस बनना है, यूपीएससी क्लियर करना है, तो मैं आफ्टर 12th क्यों नहीं कर सकता? तो ये सवाल मेरे दिमाग में आया। तो मैंने मेरी अपनी टीम से बताया कि भी ऐसा कुछ होना चाहिए कि 4 साल तक ग्रेजुएशन ही करे, उसके बाद हम सोचे कि मुझे यूपीएससी क्लियर करनी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले क्लियर भी हो जाना चाहिए। तो मैंने मेरी टीम ने मेरे साथ बैठकर डिस्कस किया, तो बोला हाँ साहब, आपकी बात तो सही है, आपका तर्क भी सही है। तो मैंने बोला क्या किया जाए? मैंने उनको बोला ऐसा नहीं हो सकता कि आफ्टर 12th अगर कॉलेज चलती है तो 4 साल वो यूपीएससी की प्रिपरेशन ही करे और वही पढ़े,
और उसके बाद हम उसको डिग्री दें। और डिग्री जरूरी है क्योंकि उसकी एग्जाम के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है। सही है। तो 4 साल उन्होंने मतलब कि कंटिन्यूटी यूपीएससी की तैयारी की है। अब उसके बाद वो एग्ज़ाम देंगे, उसको हम डिग्री देंगे और 5वें साल में वो यूपीएससी की एग्ज़ाम देकर क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसा कोर्स हमने काफ़ी टीम ने मेहनत करके लास्ट ईयर हमने लॉन्च किया ओके। इंडिया में फर्स्ट टाइम। आफ्टर 12th, if you want to be a clear the UPSC, then you will enter in this course. ओके, तो व्हाट इज द कोर्स? उसका नाम है ग्रेजुएशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओके। और 4 साल का है। और गांधीनगर में जो आईआर यूनिवर्सिटी है, एडवांस रिसर्च यूनिवर्सिटी, उनके साथ हमने टाइप किया। ओके। तो मतलब बच्चे पढ़ते वहाँ पर है, ओके। 4 साल कंप्लीट करते हैं या उनको मतलब उनका जो कोर्स डिजाइन करना, फैकल्टी मैनेज करना, ये सब विषयों में फाउंडेशन यहाँ से हम करते हैं। लेकिन डिग्री यूनिवर्सिटी देती है ओके। और उसके बाद वो एग्जाम आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। नाइस। तो मतलब कि एक देश में एक फर्स्ट टाइम हमारी संस्था ने एक नया ट्रेंड रखा है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। अच्छा। पूरे इंडिया से काफ़ी स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले रहे हैं। तो मुझे सवाल है उठा कि आप में भी इतनी एबिलिटी है तो आपने क्यों नहीं ये सोचा? सर आई नेवर थिंक अबाउट द आईएएस टू बी वेरी फ्रैंक। ओके। मेरा कैसा था कि क्योंकि आर्ट के प्रति रुझान बचपन से था। मेरे 12th क्लियर करने से पहले मेरे तीन नेशनल, एक इंटरनेशनल हो चुके थे पेंटिंग में स्कूल टाइम पे ही। मेरा पहला नेशनल था मेरी 14 साल की उम्र में, मैं थी 8th क्लास में। इट वॉज बालश्री पुरस्कार। आई थिंक यहाँ अहमदाबाद में भी बाल भवन होगा। तो आई एम बालश्री। राष्ट्रपति भवन में अब्दुल कलाम जी ने दिया था। इवन मेरे सेकंड नेशनल का भी रिकमेंडेशन कलाम जी ने ही दिया था। अच्छा। एंड दिस नेशनल इज लाइक फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। बेस्ट क्रिएटिव चाइल्ड का अवार्ड गया था क्योंकि हमने उनकी एक पेंटिंग गिफ्ट की थी, बच्चों के विजन से दुनिया। एंड यू वोंट बिलीव, अभी रामेश्वरम गई थी अब्दुल कलाम मेमोरियल, वहाँ मेरी फोटो टंगी हुई। आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो मेरे साथ सर की फोटो वहाँ टंगी हुई है। ही वॉज अमेजिंग मैन। तो मेरा बहुत ही क्लियर विजन था। 10th में मैं बहुत क्लियर थी कि मुझे 11th 12th क्या करना है। आज के टाइम पे प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों को ये पता ही नहीं होता, वो करते जाते हैं। किसी ने बोला इंजीनियरिंग कर लो, उन्होंने कर ली। किसी ने बोला तुम मेडिकल कर लो, कर ली। बट उसके बाद क्या करना है वो उनको पता ही नहीं है। उसकी ना तो कोई काउंसलिंग है, ना तो कोई प्रॉपर जगह है जहाँ पे बच्चे जाके बात करें या पेरेंट्स बात करें। किसी को कोई क्लियर ही नहीं है विजन, बस भीड़ पे बकरी की तरह लगे हुए हैं। मेरा बचपन ऐसा नहीं था। मैं टीवी नहीं देखती थी, मैं टाइम पास नहीं करती थी, मैं यहाँ वहाँ फालतू नहीं जाती थी। मेरा सिर्फ सिंपल सा काम था, या तो मैं पेंटिंग करती थी रात भर, 4 बजे सो जाती थी, 6 बजे उठती थी, स्कूल जाती थी। स्कूल में असेंबली जाती नहीं थी मैं, क्योंकि खड़े मैं रह नहीं पाती थी। जो सुबह का 40 मिनट असेंबली टाइम होता था, मैं उसमें सो जाती थी। जैसी क्लास हुई फिर मैं पढ़ लेती थी। जितने फ्री टाइम हुए, जैसे कि SCPW गेम पीरियड हुआ, CCA पीरियड हुआ, फिर मैं वो 40 मिनट के लिए फिर सो जाती थी। कोई गप नहीं, कोई इधर उधर टाइम पास नहीं। घर आने के बाद मैं फिर सो जाती थी। 4 बजे मेरी मम्मी मेरे को उठा देती थी, जाके पार्क में बैठा देती थी मेरे कुत्ते के साथ। मैं अकेले वहाँ बैठी रहती थी, क्योंकि जब तक आपका नाम नहीं चमकता आपके साथ कोई नहीं बैठता। ये बहुत फैक्ट है, ब्लंट फैक्ट है। मतलब सक्सेस तो होना ही है। हाँ, फिर 6 बजे मैं फिर घर आ जाती थी। 7 बजे मेरी मम्मी मुझे खाना दे देती थी। 8 बजे तक मैं अपने स्कूल का काम खत्म करती थी। फिर मैं 8:30 से रात भर पेंटिंग करती थी। अच्छा। क्योंकि मुझे मैरिट में कुछ नहीं करना था, मतलब सॉरी दिव्यांग कोटे में मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे मैरिट में करना था। क्या बात है, इतना कॉन्फिडेंस है आपको? हाँ, दिव्यांग कोटे में जाना ही नहीं है। नहीं जाना है। देखिए अल्टीमेटली आप ये जो क्या बोलते हैं इसको, व्हाट इज द टिपिकल वर्ड, कोटा। आप कोटा देके बच्चों की रीढ़ की हड्डी खराब कर रहे हैं, मुझे जो लगता है। ओके। अगर मेरे को एक कोटा मिल जाता स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी एग्जाम में, कहीं पे भी, नेशनल कंपटीशन में, इंटरनेशनल कंपटीशन में, तो मैं क्या करती, मैं अपना लेवल अप नहीं करती। क्योंकि मैंने कोटा नहीं लिया, तो मेरा क्या था कि अच्छा ये बच्चा है, मेरे को ये फोकस नहीं था कि उसके हाथ पैर है तो वो अच्छा कर रहा है। मेरा सीधा था कि उसका काम अच्छा है, उसकी लाइन अच्छी है, उसकी पेंटिंग करने का तरीका ऐसा है, तो मैं वो देखती थी। आई वॉज वेरी क्लियर कि मेरे को अपना लेवल अप करना है। मतलब जो कोटा है हर किसी में जनरली आजकल तो क्या है कि एक रिजर्वेशन का एक ट्रेंड ही चल रहा है। हाँ। तो आपका मतलब सोच ऐसा है कि रिजर्वेशन वो आपकी जो सक्सेस है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है? करता है, बिल्कुल करता है। अब एक सीधी सी देखो, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, वेरी सिंपल। आप कहीं मेहनत करके जा रहे हैं और आपको शॉर्टकट दिख जाए तो आप लेंगे ना। हाँ सही है। आप पैदल कहीं जा रहे हैं, अगर आपको ऑटो दिख गया तो आप क्या करेंगे, भैया रुको रुको रुको, मेरे से पैसे ले लो पर मुझे वहां तक छोड़ दो, शॉर्टकट। राइट। अगर ऑटो नहीं दिख रहा तो आप क्या करेंगे, मेहनत करके जाएंगे। उससे आपका फायदा क्या होगा, मसल्स स्ट्रांग होंगी,
फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एबिलिटी बढ़ेगी, चलने की क्षमता बढ़ेगी। अगर आपको भविष्य में कभी दोबारा चलना पड़ा तो आप चल लेंगे। इतना ही डिफरेंस है कोटा और बिना कोटे में। चलो वो तो बहुत बहुत बढ़िया आइडियाज़ है आपका, अच्छी बात है। अच्छा, मेरा एक सवाल और भी है कि आप पूरे दिन में जब इतना सक्सेस आपने पाया है तो आप सोशल मीडिया का कितना यूज़ करती हो? बहुत गंदा टाइम होता है मेरा सोशल मीडिया का, लोग मुझे इवन कंप्लेन भी करते हैं। मैं करती हूँ 12 से 2 रात के, जब मेरे पास टाइम होता है। वो भी 2-4 दिन ऐसे होते हैं कि मैं नहीं करती, मैसेज आ रहे हैं पड़े रहने दो। कभी कभी मैं सोचती हूँ डिलीट कर दूँ क्या। क्योंकि आजकल तो पोजीशन ये है कि बड़े उम्र वाले भी सोशल मीडिया का काफ़ी मतलब स्क्रीन टाइम पास करते हैं, छोटे बच्चे भी करते हैं। तो उस टाइम अगर इतना सक्सेस के बावजूद भी अगर आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रही तो ये तो एक बहुत बड़ी बात हुई। टाइम होना चाहिए ना, स्क्रॉलिंग का टाइम भी नहीं होता। मतलब एवरी टाइम यू आर ट्राइंग टू सक्सेस इन ऑल द फील्ड्स। आई हैव अ हंगर टू लर्न समथिंग न्यू। ओके। मतलब ये मेरे को भूख सी है कि मेरे को ये भी आना चाहिए मुझे। मतलब आप यू वोंट बिलीव, अगर कोई लेबर भी काम कर रहा है ना, सीमेंट का, घर बनाने का, मैं वो बैठ के देखती थी कैसे कर रहा है, फिर मैं उस ट्रिक को कहीं और लगाऊंगी। मैं स्कल्पचर्स बनाती हूँ तो मैं वो तरीके ढूंढती रहती हूँ। अच्छा, इसने ऐसे चलाया, इसने नाइफ ऐसे चलाई, इसने ये कर रहा है। इलेक्ट्रिशियन का काम, अगर मेरे व्हीलचेयर में कुछ फॉल्ट है मैं कर लेती हूँ ठीक, क्योंकि मैं बैठ के देखती हूँ उसमें गड़बड़ कहाँ से है। चार्जर मेरे अक्सर खराब हो जाते हैं, मैं ठीक कर लेती हूँ, आता है मुझे इलेक्ट्रिक का भी काम। तो पीपल नो कि उनके पास जो चीज़ें उसको आनी चाहिए, बेसिक तो आना ही चाहिए ना। आपको हर जगह मैकेनिक और इंजीनियर्स और ये सब नहीं मिलेगा ना, और डिफरेंट कंट्री में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आपने जो बोसिया नेशनल चैंपियनशिप में जो पार्टिसिपेशन जो किया है उसके बारे में आप मतलब आपका ये मतलब चॉइस कैसे बना, कैसे उन्होंने इन्वॉल्व हुई? इट वाज आल्सो अनदर फनी स्टोरी। मेरे लाइफ में स्टोरियाँ बहुत है फनी टाइप की। आई एम वर्किंग विद अलिम्को, ब्रांड एम्बेसडर में वहाँ की रिसेप्शन एरिया देखती हूँ अगर कोई आता है गेस्ट वगैरह। तो पर्पल फेस्ट हुआ था, हमारी मिनिस्ट्री का इवेंट होता है, तो मेरे को भेज दिया गया पर्पल फेस्ट में बीइंग अ ब्रांड एम्बेसडर की। हमारा स्टॉल लगा था, तो हम लोग गए हुए थे वहाँ पे। फिर एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी आएगी बुशा करके, जो सीवियर डिजेबल है, क्योंकि आई कैन नॉट प्ले एनी अदर गेम। ना तो मैं टीटी खेल पाऊंगी, ना बैडमिंटन खेल पाऊंगी, ना मैं कोई और स्पोर्ट्स कर पाऊंगी। तो बोला गया कि ऐसा कोई गेम है जिसको सीवियर डिजेबल बच्चे खेल सकते हैं, पर्सन डिसेबिलिटी खेल सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है ट्राई करते हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया वहाँ जाके से मौज में, क्योंकि वहीं पे थी, टाइम तो खराब होना ही नहीं है। आधा घंटा गई, 2 घंटे और वहाँ खराब किए, ऐसे चली आई खेल कूद के। वहाँ लग गया गोल्ड पहली बार। अब वहाँ गोल्ड लगा, वहीं पे हमारी बूसिया स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे और सेक्रेटरी साहब थे, वो आए हुए थे। तो उन्होंने फिर नेशनल के बारे में बताया कि ग्वालियर में नेशनल है, आप आए। फिर ऐसे मैंने ऑफिस आके बताया कि सर ऐसे से करके है, ऐसे से मैं खेली और ऐसे से जीत गई, और ये गेम था, तो बस हो गया। आई रियली अप्रिशिएट हमारे ऑफिस के CMD एंड जनरल मैनेजर फाइनेंस लाइक प्रवीण सर एंड अतुल दस्तगी सर। तो कहते हैं कि सरिता आई थिंक तुम कर सकते हो। दे आर ओवर कॉन्फिडेंट। मतलब मुझे लगता है मेरे परिवार के बाद मेरा ऑफिस ऐसा जगह है जो ओवर कॉन्फिडेंट हो रखी कि आई कैन डू एनीथिंग। मैंने जो पकड़ा वो मैंने किया है। ऑफिस का भी यही नियम है, मतलब क्लीनिंग का हो या फिर कुछ भी हो। अब एज हाउस कीपिंग इंचार्ज मैंने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो भी मांगा हुआ था कि मेरे को सुधारना है, तो वो सुधार के फिर मैंने वापस कर दिया। तो जो चीज़ गड़बड़ होती है मैं मांगती हूँ, सुधार के वापस कर देती हूँ। तो आपने अपने आप के लिए एक माइलस्टोन बना ही लिया है कि मैं जहाँ खड़ी रहती हूँ वहाँ सक्सेस ही होना है और कुछ नहीं होना। हाँ, तो चलिए, तो बहुत बढ़िया बात है। फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ, नेशनल फिर सिल्वर लग गया। तो अब ऑफिस वाले मिनिस्ट्री से भी प्रॉपर बात करके प्रॉपर ग्रांट लेके रखे है कि ये पार्टिसिपेट करेगी, इंटरनेशनल इवेंट भी जाएगी, इतना बजट है, ये हम करके देंगे। इवन मेरे बुशा रैम्प हुआ, बॉल्स हुई, जितने इक्विपमेंट हुए वो भी वो लोग खरीद के दे दिए। एंड जस्ट 2 साल हुआ है मुझे। 2 साल में इनिशियल डेज में मेरा पर्पल फेस्ट में पहला मेडल लगा, उसके बाद 1 महीने बाद मेरा सिल्वर लग गया नेशनल में, फिर 6 महीने 29 दिन इंटरनेशनल डबल ब्रॉन्ज लगे। कायरो गए हुए थे हम लोग खेलने, और वो 2 मेडल इंडिया के पहले मेडल है। इंडिया को कोई मेडल नहीं आया था बुशिया में। अरे वाह। सो इट वाज लाइक सो फनी फॉर मी। अब इंटरेस्ट आ गया कि गेम इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, मजा आ रही है खेलने में, अच्छा है, ब्रेन एक्सरसाइज अच्छी होती है उसमें। चलो बढ़िया है। सरिता जी, एक लास्ट मेरा सवाल था आपसे कि ये विश्व उमिया धाम है, वैसे विश्व उमिया फाउंडेशन जो हमारा NGO है वो पूरे वर्ल्ड में सभी कंट्रीज़ में आज काम कर रहे हैं, करीब 7 कंट्रीज़ में हम काम कर रहे हैं जी। धार्मिक लेवल पे कर रहे हैं, सोशल लेवल पे कर रहे हैं, एजुकेशन लेवल पे कर रहे हैं, हर फील्ड में काम कर रहे हैं हम। लेकिन एक जो कॉन्सेप्ट है कि स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से नेशनल कॉन्शियसनेस, आध्यात्मिक चेतना से राष्ट्र चेतना का अभियान हमने लिया है। तो यहाँ पर हर कोई एक्टिविटी स्पिरिचुअल ग्राउंड के आधार पर ही होनी चाहिए, ऐसा मेरा स्ट्रॉन्ग मानना है। उसी हिसाब से हम यहाँ पर शिव और शक्ति का वर्ल्ड का टॉलेस्ट टेम्पल जो बना रहे हैं,
तो उसका कॉन्सेप्ट भी वही है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जो समाज को जो लोग कुछ देना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी सनातनी समाज के लोग हो, उनको अगर लगता है कि मुझे समाज को कुछ देना है, मेरे पास पैसा है तो मुझे पैसा देना है, मेरे पास समय है तो मुझे टाइम डोनर बनना है, मेरे पास इंटेलिजेंसी है या तो मेरी एक अलग सी क्षमता है तो मैं उसको देना है, मतलब कि समाज के प्रति मेरी एक जिम्मेदारी है और समाज को मैं कुछ देना चाहता हूँ, तो ऐसे लोगों का एक प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म पर जो मंदिर सिर्फ माध्यम है, टॉलेस्ट टेम्पल करना इज़ फाइन, लेकिन मंदिर का कॉन्सेप्ट यह है कि मंदिर के जरिए समाज के जो युवा है, जो महिलाएं हैं, उनके लिए ऐसा काम करना है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी नीड है। और आज के युवा और महिलाओं को अपने धर्म प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है उसको रियलाइज़ करवाना है। तो रियलाइज़ कैसे करवाएंगे? तो सबसे पहले हम उनको प्लेटफॉर्म देंगे, प्लेटफॉर्म देके उसको हम पूरा सपोर्ट करेंगे, तब जाके इधर आएंगे। जी। हमने वैसे लास्ट ईयर वर्ल्ड बिगेस्ट सोशल क्रिकेट टूर्नामेंट का प्लानिंग किया था। करीब 320 टीम्स उन्होंने पार्ट लिया था, उसकी फाइनल मैच दुबई में थी। तो ऐसे ऐसे काफ़ी मतलब स्पोर्ट्स के लिए, एजुकेशन के स्पोर्ट सभी काम करते हैं। आपको यहाँ पर आके कैसा लगा कि ये जो कुछ विश्व मैदान बन रहा है, तो उसमें जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है, अलग अलग तरीके से समाज की जो डेवलपमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो एक मंदिर के आध्यात्मिकता के प्लेटफॉर्म पर बन रही है, तो उसमें आपका क्या मानना है? देखिए, जो मैं अपने बारे में बताऊंगी जी। या किसी भी ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में बताऊंगी, जब विपत्ति आती है इंसान भगवान की तरफ भागता है। तो अगर शुरुआती भगवान से करे तो फिर क्या बुराई है? राइट। विपत्ति तक का इंतजार ही ना करे ना, जब अगले को कॉन्फिडेंस है कि हाँ साथ में है, साथ में ही चल रहे हैं, तो आई थिंक फिर वो डबल हो जाता है। आप अगर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं और आप मंदिर की बात कर रहे हैं, घुसते ही पहले मंदिर देखा फिर बाकी चीज़ें दिखी। अगर कोई रिलीजियस है, नॉन रिलीजियस की बात नहीं कर रही हूँ, तो उनको वैल्यू पता होगी इस चीज़ की। आज के टाइम पे और भी टाइप के लोग चल रहे हैं ना, कि जो मैं भगवान को नहीं मानता, ऐसा कुछ नहीं होता। भाई साहब, देयर इज अ एनर्जी जो आपको प्रोटेक्ट करके रखती है। समहाउ मैं बिलीव करती हूँ, आई एम लाइक अ स्ट्रांगली बिलीवर ऑफ गॉड। मेरे साथ जो भी हुआ मुझे नहीं लगता है भगवान का किया धरा है। हो सकता है मेरे कुछ कर्म रहे हों और इंसानों की गलती थी। जब बार बार बिजली विभाग को बोला गया था, उन्होंने क्यों नहीं हटाया? यहाँ पे भगवान की गलती नहीं है। तार भगवान ने आके नहीं टांगा था ना, बिजली भगवान ने नहीं दी ना। तो एक जो रूट होता है, आपका बेस अगर स्ट्रांग होगा तो आपकी बाकी पूरी फाउंडेशन बढ़िया चलेगी। अगर आपका परिवार बढ़िया है तो आगे बच्चे बढ़िया ही निकलेंगे, फैक्ट्री बढ़िया है तो प्रोडक्शन भी अच्छा ही होगा। तो अगर आपका ये रूट है, जैसे कि आप मंदिर के बेस पे कर रहे हैं टॉलेस्ट टेम्पल, उसके साथ से आप मंदिर पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आप हेल्थ पे जा रहे हैं, आप एजुकेशन पे जा रहे हैं, आप स्पोर्ट्स पे जा रहे हैं, नॉट ओनली फॉर नॉन डिजेबल, आप दिव्यांगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। फिर इन सब के साथ आप हॉस्टल भी अरेंज करके दे रहे हैं, मेंटल हेल्थ पे भी काम करने, जैसा हमारा डिस्कशन हुआ था कि आप प्रॉपरली मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देंगे कि जो बच्चे यहाँ के रहेंगे उनसे प्रॉपर काउंसलिंग हो, डिस्कशन हो, ताकि जो हमारी यूथ है आगे चल के मजबूती के साथ पढ़ लिख के सोसाइटी में योगदान दे। इट्स अ वेरी गुड थिंग। मुझे तो पॉजिटिव लग रहा है। आपका कैंपस इतना पॉजिटिव है, ऑफिस इतना ऑरा पॉजिटिव है, तो आगे चीज़ें भी पॉजिटिव ही होंगी। आई होप इट्स वेरी गुड थिंग। मतलब कि एक सब में एक ऐसी मानसिकता होनी चाहिए कि एक गुड फीलिंग के साथ, एक अपने धर्म के साथ जुड़कर समाज के डेवलपमेंट में, राष्ट्र के डेवलपमेंट में काम करना चाहिए। सर देखिए, जिनको आस्था होगी, विश्वास होगा, उनके अंदर भय भी होगा, ये बहुत फैक्ट है। जो धार्मिक होगा डरता वही है कि ऊपर वाला इंसान से नहीं डरेगा, उसको ऊपर वाली की लाठी का बहुत भयंकर रहेगा कि जब उनकी बजेगी तो बहुत गंदी बजेगी। तो वो ऐसा इंसान कभी भी कुछ गलत कर ही नहीं सकता है। अभी जैसे मैंने बोला कि मेरे मम्मी पापा रिलीजियस थे, मैंने कभी भगवान को दोष नहीं दिया। मैं कुछ भी करती हूँ भगवान का नाम लेके करती हूँ। मेरा कुछ भी खुशी वाला पार्ट होगा, इंसान भूल जाते हैं भगवान को, मेरा पहला काम होता है थैंक यू भगवान हो गया। मेरे बिलीव है कि मेरे साथ साक्षात महादेव और शक्ति चलते हैं। मतलब मेरे को लगता है मैं उनका फेवरेट बच्चा हूँ। मेरे साथ कोई कुछ गलत नहीं करता, अगर होता भी तो उनके साथ गलत होता है, मेरे साथ कुछ नहीं होता। कोई सोचता भी मेरे साथ गलत करने के लिए, मेरे साथ है कुछ, आसपास मेरा अच्छा माहौल रहता है कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। मैं पलट के जवाब भी नहीं देती, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने कर्म क्यों खराब करूँगी। मैं फोकस करूँगी अच्छी चीज़ों पे ना। मेरी चीज़ें देखने के लिए मेरे घर वालों के अलावा ऊपर वाले भी तो बैठे हैं ना।
सिंपल, आपका तो रूट ही बेस ही इतना बढ़िया है, मंदिर है, मंदिर के आसपास पूरा पूरा कैंपस है, अच्छी सराउंडिंग रहेगी, बच्चे एक अच्छी सोच के साथ चलेंगे, तो ऐसा बच्चा कभी भी किसी के साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकता जिसकी मानसिकता स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव और अच्छी रहे। और मुझे नहीं लगता कि आपके कैंपस में कोई भी नेगेटिव मानसिकता का या नॉन रिलीजियस बच्चा पढ़ भी सकता है, नहीं रुकेंगे, सारे अच्छे बच्चे ही रुकेंगे यहाँ पे। और ऐसे अच्छे बच्चे बेस बच्चे ही होते हैं सोसाइटी का। सोसाइटी कैसे बन रही वही है, होता है। तो आप बच्चे तैयार कर रहे हैं यहाँ पे, इट्स वेरी गुड थिंग। नहीं, आज मुझे अच्छा लगता है कि आपसे बात किया, क्योंकि आपकी जो स्ट्रांगनेस है वो स्ट्रांगनेस आज के युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी वो डिप्रेस रहते हैं। हाँ, कभी कभी उनको लगता है कि मैं फेल हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं निकम्मा हूँ, ऐसा वो फील करते हैं। लेकिन दूसरी साइड में अगर वो खुद सोचे कि भगवान ने आपको जन्म दिया है तो कुछ करने के लिए दिया है। Exactly. आप सब कुछ कर सकते हैं। एक बार अपने आप में ठान तो लो। अगर ठान ली तो जैसे आपकी तरह भी कर सकते हैं। आपने भी ठान ली मुझे करना है, मुझे कोटा में नहीं जाना, मुझे जनरल में जाना है, तो आप जनरल में जाके एक बढ़िया तरीके से सबके लिए एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी बन गई। मैं मानता हूँ कि आजकल समाज में क्या होता है कि भीड़ कहाँ पर होती है कि जहाँ सेलिब्रिटी आके बैठ जाती है। हाँ, अब समझ में नहीं आती कि सेलिब्रिटी किसे बोले हम। बस सिर्फ अपने कपड़े से मतलब टाइट हो उसको सेलिब्रिटी बोले। जिनके विचार में वो दम नहीं जो अपने धर्म संस्कृति के राष्ट्रपति होने चाहिए, वो सोच नहीं है, फिर भी आज लोग उनके पीछे घूमते हैं। सही सेलिब्रिटी कौन है? जहाँ से समाज सीखता है, True. जहाँ से समाज को, युवाओं को, महिलाओं को एक इंस्पिरेशन मिलता है, सेलिब्रिटी वही है। मुझे आज आनंद इस बात का है कि विश्व उमिया धाम में एक ऐसी सेलिब्रिटी यहाँ पर आई है जिसने अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में प्रूव करके दिखाया है कि अगर आप चाहो तो आप सब कुछ कर सकते हो। वही सोच और वही एक विचार आज के युवाओं में भरने के लिए विश्व उमिया धाम बन रहा है। विश्व उमिया धाम एक विचारधारा है, जो विचारधारा ही इतनी पावरफुल है कि हर किसी युवा में ये सोच होनी चाहिए कि तुम कुछ भी कर सकते हो। और कुछ भी करने के साथ साथ तुम्हारा कर्तव्य भी है, जिम्मेदारी भी है कि आपके धर्म को बचाना है, आपकी संस्कृति को बचाना है और राष्ट्र के प्रति आपका योगदान देना ही है। अभी बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, नैतिक जिम्मेदारी हमारी। यस, अभी जिम्मेदारी है। आपको देश के रूल्स को फॉलो करना है, आपके एनवायरनमेंट को बचाना है, आपको स्वच्छ भारत रखना है। बिल्कुल। और 2047 में विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी ने एक सोच रखी है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी लाइफ में तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो भी किया मेरे लिए किया, लेकिन देश में ये जब एक टारगेट, एक कॉन्सेप्ट, एक लक्ष्य जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है तो मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसी सोच जो दी है ना, वही सोच आज के युवाओं में जाए, इसके लिए विश्व उमिया धाम का निर्माण हो रहा है। मुझे गर्व है आप यहाँ पर आई, बताई, आपकी खुद की जो बातें खुलकर जो बताई वो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।